नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के पेपर में न्यूज आई है कि हमारे जिले में अमरावती में हमें 13 नए केसेस देखने को मिले हैं स्क्रब टाइफस के। ये बहुत ही घातक सी बीमारी है और क्या इसके लक्षण होते हैं, कौन से कारण से हमें ये बीमारी फैलते हुए देखने को मिलती है। पिछले साल भी बिहार और यूपी के कई जिलों में ये बीमारी फैली थी, तब इसे मिस्ट्री फीवर के नाम से जाना गया था, यानी ऐसी बुखार जिसका कोई कारण लोगों को जल्दी पता नहीं चला था। तो इसी बीमारी के बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे और एंड में बताएंगे कि कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी में काम में आती है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अगर मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी थोड़ा अच्छे से काम करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन वीडियो को सजेस्ट करता है। तो चलिए आते हैं हम हमारे टॉपिक के बारे में। स्क्रब टाइफस, इसे हम बुश टाइफस के नाम से भी जानते हैं। बुश यानी झाड़ों का एक जो गुच्छा होता है उसे हम बुश कहते हैं। तो बुश से होने वाला बुखार यानी टाइफस, तो कोई भी बुखार जिसमें डिलीरियम आता हो, पेशेंट थोड़ा सा सबकॉन्शियस लेवल में जाके बात करता हो, ऐसे बुखार को हम टाइफस कहते हैं। तो यही सब लक्षण हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो ये होता क्यों है? ये एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, ये किसी भी वायरस की वजह से होने वाली बीमारी नहीं है। तो बैक्टीरिया का नाम है ओरेंशिया सुसुगामुशी। अब बहुत ही डिफिकल्ट सा नाम है सुसुगामुशी। ये नाम आया है क्योंकि एक जापानीज साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को ढूंढा था और उसी साइंटिस्ट के नाम पे से इस बैक्टीरिया का नाम गिर गया है। अब ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है, हमारे शरीर में आता कहाँ से है? तो ये चिगर माइट होते हैं। चिगर माइट यानी 8 लेग जू जैसे जो जंतु होते हैं, बहुत से जंतु होते हैं, चिगर माइट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये जब हमें काट लेते हैं तब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और 12-15 दिनों के बाद में इसके लक्षण हमें हमारे शरीर के अंदर होते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये जो चिगर माइट होते हैं ये अंडे जब देते हैं, ये बारिश के अंदर हमें अंडे देते हैं और जैसे ही बरसात रुक जाती है तो अंडे हैच होते हैं और इसमें से छोटे छोटे लार्वा या बेबी कीड़ा हम जैसे कह सकते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो बेबी कीड़ा होता है, ये जो लार्वा होता है, सिर्फ यही काटता है ह्यूमन बींग्स को, एडल्ट माइट नहीं काटती है। तो ये जो बेबी लार्वा है ये अगर गलती से हमें काट लेता है, यूजुअली चूहों को काटता है, कभी कभी इंसानों को भी काट लेता है, लेकिन अगर इंसानों को अगर काट लेता है तो अगर इसके अंदर, इस लार्वा के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो फिर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और फिर हमें स्क्रब टाइफस की बीमारी होती हुई देखने को मिलती है। इसकी जानकारी के लिए ये एक लक्षणों का फोटो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देखिए, बड़ा करके लगा देता हूँ तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये किस तरह से होता है। ओरेंशिया सुसुगामुशी नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो शरीर के अंदर हमें भारीपना होता हुआ देखने को मिलता है, शरीर भारी गिर जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार के साथ में जोड़ों के अंदर दर्द हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा जोड़ों के अंदर दर्द हमें देखने को मिलता है। पेशेंट कहेगा कि बहुत ज्यादा सिर दर्द उसे हो रहा है, पूरा शरीर उसे ऐसा लगेगा कि दुख रहा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा थकावट पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। और बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे वो कीड़े ने काटा है वहां पे हमको रेड स्पॉट्स देखने को मिलता है, एक रैश सा हमें अपीयर होता हुआ देखने को मिलता है। धीरे धीरे 3-4 दिनों में हमें लिम्फ नोड के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू हमारे ये फैलता हुआ देखने को मिलता है। तो कई बार यहाँ पे हमें लिम्फ नोड की गांठ भी होती हुई देखने को मिलते हैं 5-6 दिनों के बाद में इसके। तो ये थे सभी लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं। एक और खास चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक लक्षण बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ देखने को मिलता है, वो है मेंटल चेंजेस, यानी स्वभाव बदल जाता है या भुलक्कड़पना पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, पेशेंट चीजें भूलने लग जाता है। तो इस तरह के लक्षण हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हमने चूक कर दी, इसको डायग्नोस नहीं किया, हमने पहचाना नहीं कि ये स्क्रब टाइफस है, तो कई बार ये जो बीमारी है ये हमारे शरीर के अंदरूनी दूसरे ऑर्गन्स तक के पहुंच जाती है, हमारे हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी जैसे दूसरे वाइटल ऑर्गन्स तक के पहुंच जाती है और ऐसे में पेशेंट कई बार कॉम्प्लिकेट होते हुए हमें देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंटों को हमें
अस्पताल में तुरंत दाखिल करना होता है। और साथ ही साथ कई बार इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हमें देखने को मिलती है और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार कॉम्प्लिकेशन सेट हो गए तो मरने के चांसेस पेशेंट के बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें इस बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं। अक्सर ये बीमारी छूट जाती है, हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो हम या तो डेंगू या फिर वायरल फीवर समझ के उसको ट्रीट करते हैं और वही ट्रीटमेंट हम कंटिन्यूअसली देते रहते हैं। लेकिन जब तक हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि शायद इसे स्क्रब टाइफस होगा, इसकी ये टेस्ट करो और कंफर्म करो, तब तक के कई बार बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे में कई बार हम पेशेंटों को पहचानने में ही देर कर देते हैं और इसीलिए कई बार पेशेंट इसके हमको कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में देखने को मिलते हैं। अब इसे हम डायग्नोस किस तरह से करते हैं, तो इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट आती है, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत ही महंगी ये जांच होती है। अब वायरल फीवर का अगर पेशेंट है और उसे हमने लिख के दे दिया कि इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट करा, तो पेशेंट को इकोनॉमिकली वो उतना फिजिबल नहीं होता है और पेशेंट थोड़ा सा नाराज भी हो जाता है कई बार अगर ये निगेटिव आई तो रिपोर्ट। खुश हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ये अक्सर देखने को मिलता है, कोई रिपोर्ट अगर निगेटिव आई तो पेशेंट खुश नहीं होते, वो नाराज हो जाते हैं कि यार फालतू में रिपोर्ट करा दी। और अगर पॉजिटिव आई तो खुश हो जाते हैं कि नहीं, हमने जो पैसा लगाया वो सही या यूज हुआ और हमको हमारी बीमारी पता चल गई। होना इसका उल्टा चाहिए। अगर आपको कोई जांच डॉक्टर लिख के दे रहा है और वो अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आपको दुख होना चाहिए कि आपको वो बीमारी है, और अगर वो नेगेटिव आती है तो आपको खुशी होनी चाहिए कि ये बीमारी हमें नहीं है। लेकिन खैर, ये हमारा देश है, ये हम लोग हैं। चलिए बात करते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये चिगर माइट के काटने से होती है। अब ये चिगर माइट हमें देखने को कहाँ मिलती है, तो जहाँ पे झाड़ है, थोड़ी बहुत घास फूस है और थोड़ा सा जंगली सा एरिया है, ऐसी जगहों पे हमको ये चिगर माइट ज़्यादा पनपते हुए देखने को मिलते हैं और यहीं जगहों पे इनके काटने के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब हमको प्रिवेंशन क्या क्या करना है। अगर हम बाहर जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे जाने वाले हैं जहाँ पे घास फूस ज़्यादा है या चिगर माइट प्रोन एरिया जो है, ऐसी जगह आपको लगता है कि जहाँ कीड़े वीड़े छोटे मोटे अपने को काट सकते हैं, ऐसी जगहों पे जाने के पहले आप प्रॉपरली फुल स्लीव्स के शर्ट पैंट पूरे पहनिए। हाफ स्लीव्स के शर्ट और लोअर्स नहीं पहनना है आपको, तो पूरी बॉडी को कवर करके चलिए। हो सके तो हैंड ग्लव्स भी पहन लीजिए और शूज भी पहन लीजिए, तो ये प्रॉपर आपको ढक लेंगे, जिससे आप बाइट को अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट्स आते हैं, उन रिपेलेंट्स को अगर लगाए तो उससे भी थोड़ा बहुत फायदा हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट घास पे मत बैठिए। कई बार हम देखते हैं कि बारिश के बाद में सुहाना मौसम होता है, हम बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने और ऐसे में घास के ऊपर कई बार हरियाली का आनंद लेते हुए हम बैठ जाते हैं, तो इसे भी हमें अवॉइड करना है। डायरेक्ट नहीं बैठना है। हो सकता है उस घास में चिगर माइट हो और वो हमें काट ले और हमें स्क्रब टाइफस हो जाए। तो ये सभी प्रिवेंटिव स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे हमको स्क्रब टाइफस नहीं होगा। आप जानते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हम इस बीमारी के अंदर ले सकते हैं और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एलोपैथी में भी इसके लिए दवा आती है, नो डाउट दवा आती है, एंटीबायोटिक आती है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी दवा आती है और होम्योपैथिक दवा देने के बाद तो बहुत जल्द इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी हमें होती हुई देखने को मिलती है। दे सकते हैं जलसीमियम 30, यह दवा बहुत ही अच्छी है। अगर इनिशियल स्टेज है, फीवर है और साथ में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन है, थका थका सा लगता है, सिर दर्द लगता है पेशेंट को और बहुत ज़्यादा बुखार है, बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इस तरह के लक्षण अगर हमें देखने को मिलते हैं, पेशेंट को कोई काम करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में हम जलसीमियम 30 ये दवा दे सकते हैं। जलसीमियम 30 के जो डोजेस है 2-2 बूंद आपको जुबान पे डायरेक्टली डालना है। हर 2-3 घंटे में इसको रिपीट करना है और 3 से 4 दिनों तक हमें जलसीमियम लेना पड़ सकता है। अब कई बार पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिलता है कि अगली स्टेज के अंदर पेशेंट आ जाता है जहाँ पे लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है, यानी छोटी छोटी गांठें हमें अपीयर होती हुई देखने को मिलती है, लिम्फ नोड्स की वो गांठ होती है। तो फीवर के साथ में लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है और आपको लग रहा है कि स्क्रब टाइफस का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम मॉक्सॉल दे सकते हैं। मॉक्सॉल के पेशेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा फीवर हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती हुई हमें देखने को मिलती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी मांगेगा, पानी पिएगा। पेशेंट की अगर हम जुबान देखेंगे तो जुबान हमें मॉइस्ट देखने को मिलेंगी और वाइट कोटेड टंग हमें देखने को मिलती है। तो मॉक्सॉल भी 30 पोटेंसी में हमें हर 2-3 घंटे में रिपीटेडली यूज़ करना होता है। और
हर इसे भी 4-5 दिनों तक हम कंटिन्यूसली दे सकते हैं। कई बार फीवर इससे भी अगली स्टेज में हमें जाता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रोस्टेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ पेशेंट होता है, हिलने की उसकी कंडीशन नहीं होती, इतनी ज़्यादा कमजोरी हमें देखने को मिलती है कि पेशेंट अगर एक जगह पे लेटा है तो वो हिल भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पेशेंट रेस्टलेस रहता है, अपनी करवटें बदलते रहता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में मांगता है पेशेंट। इस तरह के लक्षण हमें हाई ग्रेड फीवर के साथ में कई बार इसके देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस में हम देते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक 30 में ही हम यूजुअली देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हमें पेशेंट देखने को मिल रहा है तो हम आर्सेनिक 1 ml को भी हर 2-2 घंटे में 2-2 बूंद जुबान पे डाल के दे सकते हैं, और इसे भी 3-4 दिनों तक हमें लेना है, जिसके बाद में 4-5 दिनों के बाद में इन दवाइयों की कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हमें पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलता है और पेशेंट पूरी तरह से 4-5 दिनों में ही ठीक हो जाता है। तो ये था स्क्रब टाइफस के बारे में। आशा करता हूँ यहाँ पे जो मैंने जानकारी दी वो आपको पसंद आई होंगी। जो होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने बताई ये आपको काम की लगी होंगी, और आपके सामने अगर कोई पेशेंट आता है जिसको आपको लग रहा है कि स्क्रब टाइफस हो, तो आप उसकी फ्लोरोसेंस टेस्ट करा के पॉजिटिव है वो पेशेंट ये कंफर्म भी कर सकते हैं, और ये दवाइयों तो दे ही सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं एट ए टाइम। तो ये थी आज का टॉपिक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।